हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल सूर्या ऑनलाइन स्टडी क्लासेस पर। गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि हम आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 था एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण, ये चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आई होप आप सबने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, लेक्चर देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, रिवीजन किए होंगे। लेकिन अभी तक हमने आपको इसके क्वेश्चन नहीं डिस्कस करवाए थे, तो आज से हम आपको क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि आपके जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं उसमें से 5-6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन है, जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और बोर्ड में तो पूछा ही जाता है। तो देखो, जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। इसमें से फर्स्ट ऑप्शन क्या है, धावन सोडा, सेकंड है बेकिंग पाउडर, थर्ड है फिटकरी एंड फोर्थ है विरंजक चूर्ण। धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हमने सब आपको डिटेल में बताया है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग पाउडर का क्या होता है, बेकिंग पाउडर को ही हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा, हाँ ठीक है, खाने का सोडा। ये होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। फिटकरी का फार्मूला क्या होता है, देखो आपको फार्मूला याद होना ही चाहिए। K2 केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि आपको फार्मूला तो याद ही होना चाहिए। K2SO4 अभी तक नहीं याद किया है तो याद कर लो, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। एंड विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है विरंजक चूर्ण। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन विरंजक चूर्ण या CaOCl2, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान है क्या, शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, कितना, 7, ठीक है। ये सब हमने आपको लेक्चर में डिस्कस करवाए हैं, तो अगर जिसने भी लेक्चर देखा होगा तो उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C 7। इसके बाद फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, उदासीनीकरण क्रिया में, उदासीनीकरण अब क्रिया किसे कहते हैं, इसको भी हमने डिटेल में पढ़ाया था, वहाँ पर आपको रिएक्शन के द्वारा समझाया था। तो उदासीनीकरण क्रिया हम आपको फिर से समझाते हैं कि क्या होता है। देखो, इसमें क्या होता है कि जब अम्ल एवं क्षार परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल बनता है। तो देखो यहाँ ये काफ़ी बार पूछा गया है, 2-3 बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है। तो उदासीनीकरण क्रिया में पहला ऑप्शन है अम्ल बनता है, केवल अम्ल का है, फिर है क्षारक बनता है, फिर है क्षार बनता है। देखो, अगर क्षारक और क्षार में आपको कन्फ्यूज़न है कि क्षार किसे कहते हैं और क्षारक किसे कहते हैं, तो ये भी हमने आपको लेक्चर में डिस्कस करवाया है। तो सबसे पहले आप अम्ल क्षार एवं लवण का वहाँ से जो भी उसकी थियरी है उसको कंप्लीट करो, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो और ज़्यादा से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसके बाद फिर हमारा C ऑप्शन है क्षार बनता है, D है लवण व जल बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, लवण व जल बनता है। ओके, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन है। अगर आपको कोई सॉल्यूशन दे दिया गया है, उसका पीएच अगर 3 है तो वो विलयन कैसा होगा, उस विलयन की प्रकृति कैसी होगी। हमने पीएच का पूरा एक पीएच का केवल पीएच का ही वीडियो उसमें बनाया है, तो आप उसको देख लो तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे देखो, यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि अगर 0 से लेकर 7 के बीच में पीएच है, 0 से लेकर 7 के बीच में अगर पीएच का मान है तो वो पीएच विलयन कैसा होगा, अम्लीय होता है, ठीक है। और अगर 7 से लेकर 14 के बीच में आता है तो विलयन कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। और अगर किसी भी विलयन का पीएच 7 है तो वो विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना कि अगर 0 से 7 के बीच में होगा तो विलयन हमारा अम्लीय होगा, 7 से 14 के बीच में होगा तो क्षारीय होगा, एंड अगर 7 होगा तो वो उदासीन होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, पीएच 3 है तो 0 से 7 के बीच में है तो हमारा विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा C अम्लीय।
ठीक, तो चलो देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, क्या क्या, ओके, H2SO4, ठीक है, वेरी गुड, H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो अम्ल क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो जब H2SO4 है, यहाँ इसे जलीय विलयन में जब डालेंगे तो यहाँ कितना हाइड्रोजन आयन है, 2 है, तो 2 हाइड्रोजन आयन देगा। तो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सल्फ्यूरिक अम्ल में कितना हो जाएगी, 2। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो देखो इसके बाद हमारा 6 क्वेश्चन है। ये NCERT का क्वेश्चन है और ये बोर्ड में पूछा भी गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, फिर पूछा है कि इसका pH संभवतः क्या होगा। तो देखो इसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट मिला के पूछा है। एक तो ये यहाँ ये बोल रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो हमने जब आपको अम्ल क्षार का डिफिनीसन समझाया था, जो भी अम्ल के कॉन्सेप्ट दिए थे क्षार के, तो उसमें हमने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि लिटमस पेपर क्या होता है, ये अम्ल और क्षार के साथ कैसे बिहेव करता है। तो देखो आपने वहाँ देखा था कि लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करता है, अम्ल की क्षार कौन करता है, क्षार करता है। क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो लाल लिटमस पेपर को नीला कौन कर रहा है, क्षार कर रहा है। अब आपको पता चल गया कि ये क्षार है। अब पूछ रहा है कि इसका pH संभवतः क्या होगा। तो आपको यहाँ पर अभी हमने बताया कि जो क्षार होता है उसका pH जो होता है वो 7 से लेकर 14 के बीच में होता है, 7 to 14 बिटवीन होगा, ठीक है। तो देखो इसमें से संभवतः दे दिया है, तो देखो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए है 1, बी है 4, सी है 5 एंड डी है 10। तो 7 से लेकर 14 के बीच में संभवतः क्या डिजिट होनी चाहिए, क्या अंक आना चाहिए, 1, 4, 5, ये तो 7 से पहले के हैं, 10। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10, ठीक। तो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये समझ में आया होगा। इसके बाद फिर हम आपको और भी जो NCERT के क्वेश्चन हैं उसकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करवाते रहेंगे, और वो जो धातु और अधातु का लेक्चर चल रहा है उसके भी लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच।